जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल के टीवी स्टोरी में। आज हम आपके लिए मूर्ख दर्जी की एक मज़ेदार कहानी लाए हैं। अगर आपको यह किस्सा पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो देर किस बात की, चलिए दोस्तों कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक ज़माने की बात है, एक छोटे से राज्य में रघु नाम का एक दर्जी रहता था। रघु अपनी अजीबोगरीब हरकतों के कारण पूरे गांव में मूर्ख माना जाता था। उसकी सिलाई का तरीका सबसे निराला था, मानो वह अपने ही धुन में कपड़े बनाता हो और लोग उसकी बनाई पोशाकों को देखकर हंसते थे जैसे किसी सर्कस का जोकर हो। पर रघु को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। वह हमेशा मुस्कुराता और बड़े फक्र से कहता, मेरे बनाए कपड़े एक दिन मुझे बहुत बड़ा आदमी बना देंगे। ये कपड़े नहीं, मेरे सपनों के पंख हैं। एक दिन रघु ने अपना गांव छोड़कर राजधानी जाने का पक्का इरादा कर लिया। उसके मन में एक ही सपना था, वहां जाकर एक मशहूर दर्जी बनना। उसने शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक दुकान किराए पर ली और अपने पुरानी कपड़ों को सजाकर वहां रख दिया, जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज सजाता है। शुरू में उसकी दुकान पर कोई ग्राहक फटका तक नहीं। लोग उसकी बनाई अजीबोगरीब पोशाकों को देखकर ठहाके लगाते और उसकी मूर्खता का मजाक उड़ाते। पर रघु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सब्र बनाए रखा। उसने एक ऐसी खास तरकीब सोची जिससे वह बड़े और ताकतवर लोगों तक पहुंच सके। एक दिन की बात है, राज्य के सेनापति वीरभान अपनी पोशाक सिलवाने के लिए किसी नए दर्जी की तलाश में थे। उन्हें रघु की दुकान के बारे में पता चला तो वे जिज्ञासावश, उत्सुकतावश वहां पहुंच गए। रघु ने तुरंत वीरभान को झुककर प्रणाम किया और बड़े ही नम्रता से बोला, सेनापति जी, मेरी बनाई पोशाक कोई मामूली पोशाक नहीं होती। इसे पहनने वाला व्यक्ति सबसे बुद्धिमान और ताकतवर दिखता है, जैसे कोई चमकता सूरज। वीरभान ने उसकी बातों को हल्के में लिया, पर सोचा कि एक बार मौका देने में क्या जाता है। उन्होंने रघु को एक शानदार पोशाक बनाने का आदेश दिया और साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अगर पोशाक किसी काम की नहीं निकली तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। रघु ने एक अनोखी योजना बनाई। उसने एक बहुत ही बारीक और चमकदार कपड़े का इस्तेमाल किया, पर पोशाक को इस तरह से सिला कि आम आंखों से वह अधूरी लगे। जब वीरभान उसे देखने आए तो रघु ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, सेनापति जी, यह पोशाक तो जादुई है। इसे केवल वही देख सकता है जो बुद्धिमान और लायक, काबिल हो। मूर्ख लोगों को यह नजर ही नहीं आएगी। वीरभान ने पोशाक को देखा, पर उन्हें कुछ भी खास नहीं लगा। पर रघु की बातों से वे घबरा गए। अगर उन्होंने कह दिया कि उन्हें पोशाक नहीं दिख रही तो इसका मतलब होगा कि वे मूर्ख है। इसलिए उन्होंने झूठ मूठ मुस्कुराते हुए कहा, वाह, ये तो बेहद शानदार पोशाक है। तुमने तो कमाल कर दिया रघु। वीरभान ने वह पोशाक पहनी और दरबार में पहुंच गए। जैसे ही राजा और दरबारी उन्हें देखने लगे, सभी को अजीब लगा कि वीरभान ने इतनी अजीब पोशाक क्यों पहनी है, मानो वे बिना कपड़ों के हो। पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी ने सुना था कि यह पोशाक सिर्फ बुद्धिमान को दिखती है, इसलिए कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि उसे पोशाक नहीं दिख रही। धीरे धीरे यह अफवाह फैल गई कि रघु कोई साधारण दर्जी नहीं बल्कि जादुई दर्जी है। उसकी दुकान पर अमीर और रईस लोगों की भीड़ लगने लगी। हर कोई यह जादुई पोशाक खरीदना चाहता था ताकि वे भी बुद्धिमानों में गिने जाए। पर क्या यह जादू सचमुच था या यह केवल रघु की एक शातिर चाल थी? क्या कोई इसे उजागर कर पाएगा? राजधानी में रघु दर्जी का नाम अब हर किसी की जुबान पर था, जैसे कोई नया गाना हिट हो गया हो। उसकी बनाई हुई जादुई पोशाक की चर्चा पूरे राज्य में फैल चुकी थी। सेनापति वीरभान को जब राजा के दरबार में इस पोशाक के कारण सम्मान मिला तो राजा महेंद्र सिंह को भी इस पोशाक को देखने की इच्छा हुई। राजा के मन में यह जिज्ञासा थी कि क्या सच में कोई ऐसी पोशाक हो सकती है जिसे केवल बुद्धिमान लोग ही देख सकते हैं, जैसे कोई गुप्त रहस्य हो। एक दिन राजा ने अपने सेनापति से कहा, सेनापति वीरभान, तुम जिस पोशाक की इतनी प्रशंसा कर रहे हो वह मैं भी देखना चाहता हूं। जाओ और उस दर्जी को मेरे दरबार में बुलाओ। वीरभान तुरंत रघु के पास गया और बोला, रघु, तुम्हारी किस्मत चमक गई है। राजा तुम्हें अपने दरबार में बुला रहे हैं। तुम्हें उनके लिए भी वैसी ही एक जादुई पोशाक तैयार करनी होगी। रघु ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, सेनापति जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं राजा के लिए ऐसी पोशाक बनाऊंगा जिसे देखकर पूरा राज्य हक्का बक्का रह जाएगा। रघु ने अपना नाटक जारी रखा।
जैसे कोई माहिर कलाकार हो। उसने सबसे महंगा और मुलायम कपड़ा मनवाया, पर वह उसी तरीके से कपड़े की सिलाई करता रहा जिससे पोशाक अधूरी और साधारण लगे। कुछ दिनों बाद जब पोशाक तैयार हुई तो रघु ने राजा के दरबार में हाजिर होने का संदेश भिजवाया। राजा महल में अपने मंत्रियों, सेनापति और दरबारियों के साथ बैठे थे, जैसे कोई महत्वपूर्ण सभा हो। जब रघु वहां पहुंचा तो सभी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। रघु ने पोशाक को एक सुनहरी कपड़े में लपेट रखा था। उसने धीरे से कपड़ा हटाया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह पोशाक केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जो योग्य, बुद्धिमान और नीतिवान है। जो मूर्ख और अयोग्य है, उन्हें यह अदृश्य लगेगी। राजा महेंद्र सिंह ने जैसे ही पोशाक को देखा, उनका मन दहल गया। उन्होंने वहां केवल हवा में हिलती कुछ रंग बिरंगी चमकती धागों की बनावट देखी, पर कोई स्पष्ट पोशाक नहीं दिखी। वे आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, अगर मैंने कह दिया कि मुझे यह पोशाक नहीं दिख रही, तो क्या दरबारी मुझे मूर्ख समझेंगे? क्या मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी? राजा ने खुद को संभालते हुए कहा, वाह, ये तो वास्तव में अद्भुत पोशाक है। रघु, तुमने कमाल कर दिया। ऐसी बारीकी और सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। राजा के ऐसा कहते ही पूरा दरबार अवाक रह गया। वहां बैठे मंत्रियों और दरबारियों में से किसी को भी पोशाक नहीं दिखी थी, पर कोई भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि वह मूर्ख है। राजा ने आदेश दिया, रघु, मैं इस पोशाक को अपने राज्य के सबसे बड़े पर्व पर पहनूंगा, जिससे सभी इसे देख सके और जान सके कि यह राज्य बुद्धिमानों का है। रघु के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। उसकी योजना पूरी तरह सफल हो रही थी, पर क्या कोई इस चालबाजी को उजागर कर पाएगा? क्या राजा सचमुच इस पोशाक को पहनकर दरबार में आएंगे? राजा महेंद्र सिंह ने अपने पूरे दरबार के सामने घोषणा कर दी थी कि वह इस जादुई पोशाक को राज्य के सबसे बड़े पर्व पर पहनेंगे। पूरे महल में इस खबर से हलचल मच गई। हर कोई इस रहस्यमयी पोशाक को देखने के लिए उत्सुक था। दूसरी ओर रघु की योजना पूरी तरह काम कर रही थी। उसने पूरे राज्य को अपनी चतुराई से मूर्ख बना दिया था, पर क्या यह धोखा लंबे समय तक छिपा रह सकता था? महल को बड़े उत्सव के लिए सजाया जाने लगा, जैसे कोई दुल्हन सजती है। पूरे राज्य से लोग इस भव्य समारोह को देखने आ रहे थे। सेनापति वीरभान, मंत्रीगण, दरबारी और राज्य के प्रतिष्ठित लोग राजा की नई पोशाक देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। राजा के लिए एक विशेष मंच तैयार किया गया, जहां से वह पूरे राज्य को इस अनोखी पोशाक का प्रदर्शन करने वाले थे। उधर रघु अपनी दुकान में बैठा अपनी विजय पर हंस रहा था। उत्सव के दिन रघु को महल में बुलाया गया। राजा अपने कक्ष में पोशाक पहनने के लिए तैयार बैठे थे। रघु अपने साथ वही सुनहरे कपड़े में लिपटी अदृश्य पोशाक लेकर पहुंचा। महाराज, यह पोशाक केवल आपके जैसे बुद्धिमान और शक्तिशाली लोगों के लिए बनाई गई है, रघु ने झुककर कहा। राजा ने पोशाक को देखा और एक पल के लिए घबरा गए। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर उन्होंने अपने डर को छिपाते हुए मुस्कुराकर कहा, वाह, यह तो अद्भुत पोशाक है। इसे पहनने के बाद मैं और भी दिव्य प्रतीत होऊंगा। रघु ने राजा को पोशाक पहनाई और राजा ने दिखावा करते हुए अपने गहने और मुकुट को पहले जैसा ही पहन लिया। राजा ने आईने में खुद को देखा और थोड़ी देर के लिए असहज महसूस किया, पर उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। राजा जब पोशाक पहनकर दरबार में आए तो पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, पर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजा को बिना वस्त्रों के देख सभी को अजीब लग रहा था, पर कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि उन्हें पोशाक नहीं दिख रही। सेनापति वीरभान आगे बढ़े और बोले, महाराज, यह पोशाक सचमुच अद्भुत है। आपकी दिव्यता को और बढ़ा रही है। मंत्रीगण भी सहमति में सिर हिलाने लगे। जी हाँ महाराज, यह पोशाक वास्तव में चमत्कारी है। महल के सभी लोग राजा की ओर देख रहे थे, पर उनके भीतर एक ही प्रश्न था, क्या यह कोई मजाक है? पर किसी ने भी यह स्वीकार नहीं किया कि वे कोई पोशाक नहीं देख पा रहे हैं। उत्सव में हजारों नागरिक मौजूद थे। जैसे ही राजा ने अपना भाषण शुरू किया, भीड़ में से एक मासूम बच्चे की आवाज आई, लेकिन राजा तो बिना कपड़ों के हैं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर लोगों ने धीरे धीरे आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में यह फुसफुसाहट जोरदार हंसी में बदल गई। लोग रघु को मूर्ख दर्जी कहने लगे और राजा को बिना कपड़ों के देख खिलखिलाने लगे। राजा का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया
जैसे कोई अंगारा दहक रहा हो। सेनापति वीरभान और मंत्रीगण भी शर्मिंदा महसूस करने लगे। रघु, जो अब तक अपने की पर हंस रहा था, समझ गया कि उसकी चाल अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। पर क्या वह इस संकट से बच पाएगा? राजा महेंद्र सिंह पूरे दरबार के सामने अपमानित हो चुके थे। उनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था। वह तुरंत अपने सिंहासन की ओर बढ़े और गरजते हुए बोले, ये क्या मजाक है? मुझे सबने धोखा दिया है। इस मूर्ख दर्जी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जानता था कि अगर वह पकड़ा गया तो उसकी जान मुश्किल में पड़ जाएगी, पर वह इतना भी मूर्ख नहीं था। वह पहले ही अपनी सुरक्षा के लिए एक योजना बना चुका था। रघु ने पहले ही महल से भागने का रास्ता तैयार कर लिया था। उसने दरबार में हंगामे का फायदा उठाकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। पर जैसे ही वह महल से बाहर जाने लगा, सेनापति वीरभान की तेज नजर उस पर पड़ गई। रुक जा धोखेबाज! वीरभान गरजे और अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे पकड़ लो। रघु ने बिना देर किए अपनी चाल चली। उसने पहले से तैयार एक धुआं छोड़ने वाली पोटली को जमीन पर फेंक दिया। चारों तरफ धुआं फैल गया और इस अफरा तफरी के बीच रघु महल के पिछले द्वार से बाहर भाग निकला। राजा महेंद्र सिंह की बेइज्जती भरी सभा में हो चुकी थी। पूरे राज्य में यह चर्चा होने लगी कि राजा को मूर्ख बना दिया गया है। दरबारी भी शर्मिंदा थे, क्योंकि वे भी इस चाल को समझ नहीं पाए थे। हम इतने मूर्ख कैसे बन गए? मंत्री ने सिर पकड़कर कहा, महाराज, हमें तुरंत उस ठग को पकड़ना होगा, वरना वह किसी और को भी धोखा देगा। सेनापति वीरभान ने राजा से कहा। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उन्होंने घोषणा की, अगर वह दर्जी पकड़ा नहीं गया तो तुम सबकी खैर नहीं। सेनापति, उसे ढूंढने के लिए अपने सबसे तेज घुड़सवारों को भेजो। मुझे वह किसी भी हालत में चाहिए। उधर रघु जंगल की ओर भाग चुका था। उसने पहले से एक और चाल सोची थी। एक पुरानी झोपड़ी में उसने अपने कपड़े बदले, दाढ़ी मूछ लगाई और एक साधु का भेष बना लिया। अब कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा, रघु ने खुद से कहा और पास के गांव की ओर चल पड़ा। पर क्या वह राजा की पकड़ से बच पाएगा? क्या राजा और सेनापति उसकी चालाकी को मात दे पाएंगे? राजा महेंद्र सिंह की बेइज्जती अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से रघु को पकड़ने के आदेश जारी किए। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को गांव-गांव भेजा और सैनिकों को हर रास्ते पर तैनात कर दिया। रघु कहीं भी छिपा हो, उसे खोज निकालो, राजा ने गरजते हुए कहा। उधर रघु अपने साधु वाले भेष में एक गांव में पहुंच चुका था। वह जानता था कि राजा उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने अपनी नई पहचान बना ली। अब वह गांव के लोगों को खुद को एक अनुभवी साधु बताने लगा और उन्हें ज्ञान की बातें समझाने लगा। रघु ने गांव के लोगों को अपनी बातों में उलझाना शुरू कर दिया। वह रोज रात को गांव के चौपाल में बैठकर लोगों को मजेदार कहानियां सुनाता, जिससे गांव वाले उसकी बातों में फंसते चले गए। यह साधु बहुत ज्ञानी लगता है, गांव के मुखिया ने कहा। हाँ, और इसकी बातें भी बड़ी रोचक है, एक अन्य ग्रामीण ने कहा। रघु को लगने लगा कि वह अब पूरी तरह सुरक्षित है, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि राजा के जासूस उसकी तलाश में हर गांव में घूम रहे हैं। इसी बीच राजा महेंद्र सिंह ने एक और नई योजना बनाई। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी रघु को खोज कर देगा उसे भारी इनाम मिलेगा। अब देखता हूं वह ठग कब तक बचता है, राजा ने क्रोध में कहा। इनाम की खबर फैलते ही गांव के कई लोग सतर्क हो गए। कुछ लोगों को शक हुआ कि यह नया साधु कहीं वही दर्जी तो नहीं। क्या रघु अब भी बच पाएगा या उसकी असलियत खुलने वाली है? गांव में इनाम की खबर फैलते ही लोगों के मन में लालच आ गया। धीरे धीरे गांव में फुसफुसाहट होने लगी कि यह नया साधु कहीं वही शातिर दर्जी तो नहीं जिसने राजा को मूर्ख बनाया था। गांव का एक युवक रामू, जिसने पहले राजा के महल में काम किया था, रघु के चेहरे को गौर से देखने लगा। वह सोच में पड़ गया, कहीं यह वही चालाक दर्जी तो नहीं। साधु बाबा, आप किस आश्रम से आए हैं? रामू ने अचानक पूछा। रघु को यह सुनकर झटका लगा, पर उसने तुरंत अपना संयम बनाए रखा। बेटा, मैं हिमालय के आश्रम से आया हूं। वर्षों तपस्या करने के बाद अब गांव-गांव घूमकर लोगों को ज्ञान दे रहा हूं, रघु ने शांत स्वर में कहा। रामू को जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उसने धीरे धीरे गांव के मुखिया से इस बारे में चर्चा की। रामू की आशंका ने धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी ने चुपके से राजा के सैनिकों को खबर भिजवा दी
कि उनके गांव में एक संदिग्ध साधु आया है जो बहुत चतुर और हाजिर जवाब है। जैसे ही यह सूचना राजा महेंद्र सिंह तक पहुंची, उन्होंने बिना समय गंवाए अपने जासूसों और सैनिकों को गांव की ओर रवाना कर दिया। अब देखता हूं वह कैसे बचकर निकलता है, राजा ने क्रोध में कहा। रघु को भी गांव में बढ़ते संदेह का एहसास होने लगा। वह समझ गया कि अब यहां अधिक दिन तक रहना सुरक्षित नहीं है। उसने तुरंत गांव छोड़ने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब सभी सो रहे थे, रघु धीरे से अपनी कुटिया से निकला और जंगल की ओर भागने लगा। पर वह यह नहीं जानता था कि राजा के सैनिक पहले से ही गांव के बाहर पहरा दे रहे थे। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, एक सैनिक की आवाज गूंजी, रुको, कौन हो तुम? जंगल में घुसते ही रघु को सैनिकों की आवाजें सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने घबराने के बजाय अपनी चतुराई से काम लेने का फैसला किया। अगर मैं सीधा भागा तो वे पकड़ लेंगे, रघु ने सोचा। उसने जल्दी से पास के एक पेड़ पर चढ़कर खुद को पत्तों और टहनियों के पीछे छिपा लिया। सैनिकों ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, पर रघु कहीं नजर नहीं आया। अजीब बात है, हमने किसी को भागते हुए देखा था, एक सैनिक ने कहा। जरूर कोई जानवर रहा होगा, दूसरे ने जवाब दिया। कुछ देर तक खोजने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वे वापस लौट गए। रघु ने चैन की सांस ली, पर वह जानता था कि अब वह ज्यादा देर तक जंगल में नहीं रह सकता। सुबह होते ही रघु ने अपनी वेशभूषा फिर से बदलने का फैसला किया। उसने गांव में रखी एक चरवाहे की पुरानी पोशाक चुराई और खुद को एक गरीब गडरिया बना लिया। अब वह गांव गांव भटकते हुए बकरियां चराने लगा ताकि कोई उसे पहचान न सके। पर राजा महेंद्र सिंह अब पहले से भी ज्यादा क्रोधित थे। राजा को जब पता चला कि सैनिक फिर से रघु को पकड़ने में नाकाम रहे, तो उन्होंने एक नई चाल सोची। अब बहुत हुआ, मैं खुद जाकर उस ठग को पकड़ूंगा, राजा महेंद्र सिंह ने गुस्से में कहा। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाहियों को लेकर पूरे राज्य में गुप्तचर भेज दिए। उन्होंने यह घोषणा भी करवा दी कि जो कोई भी रघु को पकड़वाने में मदद करेगा, उसे सोने की मोहरों से भरा एक थैला इनाम में मिलेगा। इनाम की खबर फैलते ही गांव के कई लोग रघु को गौर से देखने लगे। कुछ को शक हुआ कि यह चरवाहा कुछ अजीब है। एक दिन गांव का मुखिया रघु के पास आया और बोला, गडरिये, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पहले कभी इस गांव में नहीं थे। रघु ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मालिक, मैं एक दूर के गांव से आया हूँ। यहाँ घास अच्छी है, इसलिए बकरियां चराने आया हूँ। मुखिया को संदेह हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। मगर उसी रात उसने राजा के सैनिकों को खबर भेज दी। अगली सुबह राजा खुद अपने सैनिकों के साथ उस गांव में पहुंचे। उन्होंने पूरा गांव घेर लिया और घोषणा की, रघु, अगर तू खुद सामने आ जाएगा तो तेरी सजा हल्की होगी, लेकिन अगर तूने भागने की कोशिश की तो तुझे सख्त सजा मिलेगी। गांव में सन्नाटा छा गया। सभी लोग डर से सहमे हुए थे। रघु समझ गया कि अब उसे कुछ बड़ा करना होगा, वरना इस बार बचना मुश्किल होगा। अब क्या करेगा रघु? क्या उसकी चालाकी इस बार भी काम आएगी या राजा महेंद्र सिंह उसे पकड़ ही लेंगे? गांव के चारों ओर सैनिकों का पहरा था। रघु समझ गया कि अगर उसने कुछ गलत कदम उठाया तो वह पकड़ा जाएगा, पर वह घबराने वालों में से नहीं था। उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने की ठानी। रघु ने खुद को बेफिक्र दिखाते हुए एक बकरी को कंधे पर उठाया और सीटी बजाते हुए गांव की गली से निकलने लगा। राजा के एक सैनिक ने उसे रोका। रुको, तुम कौन हो? रघु ने बेखौफ होकर जवाब दिया, मालिक, मैं एक साधारण गडरिया हूं। मेरी बकरी बीमार हो गई थी, इसीलिए इसे मंदिर में झाड़ फूंक के लिए ले जा रहा हूं। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। बकरी सचमुच धीरे धीरे मिमिया रही थी। उन्हें कुछ खास शक नहीं हुआ, पर राजा के आदेश थे कि गांव में आए हर नए व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। राजा महेंद्र सिंह ने रघु को ध्यान से देखा। उन्हें उस गडरिये की आंखों में कुछ चालाकी दिखी। उन्होंने संदेह से पूछा, अगर तू सच में गडरिया है तो हमें बता, बकरी का पेट खराब होने पर कौन सी घास खिलानी चाहिए? रघु मुस्कुराया और बोला, राजन, बकरी को अगर पेट दर्द हो तो उसे नीम की पत्तियां खिलानी चाहिए, लेकिन अगर उसका पेट फूल जाए तो कड़वी तुलसी की जड़ से इलाज करना चाहिए। राजा ने सोचा कि यह जवाब सही लग रहा है। सैनिकों ने भी सहमति में सिर हिला दिया। राजा का संदेह कुछ हद तक दूर हो गया, पर वे अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। इसलिए उन्होंने सैनिकों से कहा, इस गडरिये पर नजर रखो, अगर यह कोई संदिग्ध हरकत करे तो तुरंत पकड़ लो। रघु ने जब यह सुना तो उसे समझ आ गया कि अब उसे गांव से निकलना ही होगा।
उसने उसी रात बकरी के पैरों में कीचड़ लगा दिया और उसे सड़कों पर छोड़ दिया। सुबह जब सैनिकों ने कीचड़ के निशान देखे तो वे यह सोचकर दूसरी दिशा में चले गए कि गडरिया गांव छोड़कर चला गया। इधर रघु गांव के बीचों बीच बने एक पुराने कुएं में छिप गया और कई घंटों तक वहीं बैठा रहा। जब सैनिक चले गए तो उसने गांव से बाहर निकलने का मौका देख लिया। रघु अब राजा के गुप्तचरों से बचकर जंगल में पहुंच चुका था, पर यह जंगल भी उसके लिए आसान नहीं था। वह जैसे ही एक झाड़ी के पास पहुंचा, उसने पीछे से घोड़ों की टाप सुनी। रघु, रुक जा, अब तो बच नहीं सकता। ये राजा महेंद्र सिंह के सबसे खास सैनिक थे, जिन्होंने गांव के लोगों से सही सूचना पाकर उसका पीछा किया था। अब क्या रघु की चालाकी काम आएगी या इस बार वह सच में पकड़ा जाएगा? रघु जैसे ही जंगल में घुसा, उसे पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। वह समझ गया कि राजा महेंद्र सिंह के सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। रघु ने तेजी से सोचा और अपनी आखिरी चाल चलने की ठानी। उसने जंगल में फैले सूखे पत्तों को देखा और पास ही पड़ी लकड़ियों से एक छोटा सा ढेर बनाकर आग लगा दी। देखते ही देखते धुआं चारों ओर फैलने लगा। सैनिक जैसे ही पास आए, घने धुएं में उनकी आंखें जलने लगी। यह धुआं कहां से आया? एक सैनिक ने कहा। लगता है कोई आग लगा गया है, दूसरे ने जवाब दिया। रघु ने इसी मौके का फायदा उठाया। वह धीरे धीरे घने धुएं के बीच से रेंगता हुआ दूसरी दिशा में निकल गया। जब धुआं थोड़ा कम हुआ तो राजा के सैनिकों ने चारों ओर देखा, पर रघु कहीं नहीं था। राजा महेंद्र सिंह को जब यह खबर मिली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक दर्जी ने मुझे बार बार मूर्ख बना दिया, यह सहन नहीं किया जा सकता, राजा ने गुस्से में कहा। लेकिन सैनिकों ने उन्हें समझाया कि रघु अब राज्य छोड़कर कहीं दूर भाग चुका है और उसे ढूंढना लगभग असंभव है। राजा ने हार मानते हुए आदेश दिया, अब अगर वह वापस लौटता है तो उसे पकड़कर तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। इधर रघु कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद एक नए राज्य में पहुंचा। वहां उसने अपनी पहचान बदल ली और फिर से कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। लेकिन इस बार वह अपनी चालाकियां से बचा रहा और सीधे सादे जीवन जीने लगा। उसने सीखा कि किसी राजा को धोखा देना खतरनाक हो सकता है। रघु की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी से मुसीबतों से बचा जा सकता है, पर हर बार नहीं। इसलिए हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए और अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह मूर्ख दर्जी की कहानी का अंत होता है। आज हम आपके लिए लाए हैं चतुर जाटने की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सूरजगढ़ एक छोटा लेकिन शांत गांव था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। लेकिन हर गांव में कुछ न कुछ अलग होता है, और सूरजगढ़ में वह अलग बात थी। गंगा की चतुराई और समझदारी पूरे इलाके में मशहूर थी। वह साधारण कपड़े पहनती थी, पर उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। वह एक विधवा थी, लेकिन उसने अपनी स्थिति को कमजोरी नहीं बनने दिया। गांव वाले उसे हर मुश्किल के हल के लिए बुलाते थे। एक दिन सूरजगढ़ में एक बड़ी मुसीबत आ गई। गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धर्मचंद का संदूक चोरी हो गया। इस संदूक में गांव की कई जमीनों के कागजात और ढेर सारे पैसे थे। धर्मचंद ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन चोरी के अगले ही दिन गंगा ने उसे परेशान देखा। उसने सोचा, सेठ धर्मचंद पहले कभी इतना चिंतित नहीं दिखा, जरूर कोई बड़ी बात हुई है। गंगा सेठ धर्मचंद के घर गई और बिना सीधे सवाल पूछे बातचीत शुरू की। सेठ जी, आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? धर्मचंद घबराते हुए बोले, ना नहीं, सब ठीक है, बस थोड़ा काम का दबाव है। गंगा ने उसकी आंखों और हाव भाव से अंदाजा लगा लिया कि वह कुछ छिपा रहा है। गंगा ने सेठ के घर के चारों ओर घूमकर देखा। उसने खिड़की के पास मिट्टी पर किसी के भारी जूते के निशान देखे और पास में एक टूटी हुई मोमबत्ती पड़ी थी। गंगा ने सोचा, ये मोमबत्ती यहाँ कैसे आई? ये तो बाजार में केवल हरिहर की दुकान पर मिलती है। अगले दिन गंगा बाजार गई और हरिहर से पूछा, ये मोमबत्ती कौन कौन खरीदता है? हरिहर ने कहा, ये तो सरपंच विजय सिंह और नरेश किसान खरीदते हैं। गंगा के मन में सवाल उठा, क्या नरेश या सरपंच इस चोरी के पीछे हो सकते हैं? गंगा सबसे पहले नरेश के पास गई। नरेश घबराया हुआ लग रहा था। उसने गंगा को देखते ही कहा, दीदी, मैंने कुछ नहीं किया।
गंगा ने पूछा, मैंने तो तुमसे कुछ नहीं पूछा, फिर तुम क्यों घबरा रहे हो? नरेश ने स्वीकार किया कि वह सेठ धर्मचंद के घर के पास गया था, लेकिन वह वहां चोरी करने नहीं बल्कि अपनी गाय को ढूंढने गया था। गंगा को समझ में आ गया कि नरेश निर्दोष है। अब उसका शक सरपंच विजय सिंह पर गया। उसने सोचा, अगर सरपंच ने यह काम किया है तो उसके पास कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। गंगा ने गांव के बच्चों से पूछा कि सरपंच ने हाल ही में क्या किया है। एक बच्चे ने बताया, सरपंच चाचा रात को देर तक जाग रहे थे, वह खेतों की तरफ गए थे। गंगा ने एक योजना बनाई। उसने गांव वालों को बुलाकर कहा, मैंने एक सपना देखा है कि जिसने चोरी की है वह आज रात गांव के कुएं के पास आएगा। गंगा ने गांव के लोगों के सामने अपने सपने की बात कह दी। वह बोली, जिसने भी चोरी की है वह रात को कुएं के पास आएगा। उसे डर होगा कि मैं उसे पहचान लूंगी, इसलिए वह अपने कदम मिटाने की कोशिश करेगा। गांव के सभी लोग रात में कुएं के पास छिपकर देखने के लिए तैयार हो गए। गंगा ने सबको अलग अलग जगह पर छिपने को कहा ताकि चोर को कोई भनक न लगे। रात का समय हुआ। अंधेरे में सरपंच विजय सिंह चुपचाप अपने घर से बाहर निकला। उसने चारों तरफ देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वह धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ने लगा। लेकिन गंगा ने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि सरपंच ऐसा ही करेगा। वह गांव के बच्चों को साथ लेकर सरपंच के खेत की तरफ चली गई। उसने वहां पर कुछ मिट्टी के ऊपर जूते के निशान देखे। उसने निशान का पीछा किया और एक गड्ढे के पास पहुंची। गंगा ने देखा कि गड्ढे के पास सूखी घास बिछी हुई थी। उसने घास हटाई तो नीचे एक संदूक दबा हुआ मिला। यह वही संदूक था जो सेठ धर्मचंद के घर से चोरी हुआ था। गंगा ने वहां कुछ सबूत छोड़े ताकि यह लगे कि चोर खुद ही घबराकर इन सबूतों को छिपा रहा था। गंगा ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बोली, चोर ने हमें एक संकेत दिया है। वह अपने डर की वजह से कुएं के पास जाएगा, लेकिन असली सबूत सरपंच के खेत में है। मुझे शक है कि सरपंच विजय सिंह इस मामले में शामिल है। गांव वाले पहले तो हैरान रह गए, लेकिन गंगा पर उनका विश्वास था। उन्होंने गंगा के कहने पर सरपंच के घर की तलाशी ली। जब गांव वाले सरपंच के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सरपंच के हाथ में वही मोमबत्ती थी जो चोरी के वक्त इस्तेमाल की गई थी। उसने अपने झूठ को छिपाने की कोशिश की, लेकिन गंगा ने सबूतों के साथ उसे पकड़ लिया। सरपंच ने अंततः अपनी गलती मान ली और कहा, मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं जानता था कि यह गलत है, लेकिन लालच में अंधा हो गया। सरपंच विजय सिंह ने कबूल किया कि उसने यह चोरी इसलिए की थी क्योंकि उसे अपनी जमीन बचाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन उसने यह भी कहा कि यह योजना उसने अकेले नहीं बनाई थी। गंगा ने चौंक कर पूछा, तो फिर कौन है तुम्हारा साथी? सरपंच ने कहा, गांव का ही एक और आदमी जो हमेशा मासूम बनने की कोशिश करता है। सरपंच विजय सिंह की यह बात सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। गंगा ने गहरी सांस ली और सोचा, यह मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं अधिक उलझा हुआ है। गंगा ने विजय सिंह से सख्त लहजे में पूछा, सच सच बताओ, वह दूसरा आदमी कौन है? अगर तुमने झूठ बोला तो यह गांव तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। विजय सिंह ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोला, वह आदमी है बलराम। बलराम गांव का एक साधारण किसान था, लेकिन गंगा को हमेशा से लगता था कि वह कुछ छिपा रहा है। बलराम अक्सर गांव के बाहरी इलाके में रहता और दूसरों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखता था। गंगा ने गांव वालों से कहा, बलराम को तुरंत बुलाया जाए। जब बलराम को बुलाया गया तो वह बेहद घबराया हुआ नजर आया। गंगा ने बलराम से सीधे सवाल नहीं पूछे। उसने चालाकी से उसे बातचीत में उलझा दिया। बलराम, तुम तो इतने मेहनती हो, तुम्हें कभी पैसे की कमी नहीं हुई, फिर विजय सिंह ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? बलराम घबराते हुए बोला, मैं नहीं जानता कि सरपंच ऐसा क्यों कह रहे हैं। गंगा ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम निर्दोष हो तो मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेने से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बलराम चौंक गया। उसने तुरंत मना किया, नहीं नहीं, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। गांव वालों को बलराम का यह व्यवहार अजीब लगा। उन्होंने गंगा की बात मानते हुए उसके घर की तलाशी लेने का फैसला किया। जब गांव वाले बलराम के घर पहुंचे तो उन्होंने वहां कुछ अजीब चीजें देखी। गंगा ने देखा कि एक कोने में ताजी खुदी हुई मिट्टी पड़ी थी। उसने गांव के लड़कों को बुलाकर कहा, ये मिट्टी हटाओ, जरूर यहाँ कुछ छिपा हुआ है। मिट्टी हटाई गई और वहां से कुछ कागजात और एक सोने का हार मिला। ये वही कागजात और हार था जो सेठ धर्मचंद के संदूक में था। गंगा ने बलराम की ओर देखा और कहा,
अब क्या तुम सच नहीं बताओगे? बलराम ने आखिरकार हार मान ली और सच्चाई कबूल कर ली। बलराम ने कहा, सरपंच ने मुझे इस काम के लिए मजबूर किया। वह जानता था कि मैं गरीब हूं और मेरी जमीन कर्ज में डूबी है। उसने मुझे पैसे देने का वादा किया था, लेकिन फिर मुझे धोखा दे दिया। गंगा ने बलराम से पूछा, अगर तुमने यह काम सरपंच के दबाव में किया तो पहले क्यों नहीं बताया? बलराम ने सिर झुका लिया और कहा, डर के कारण। मुझे लगा कि गांव वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गंगा ने सरपंच विजय सिंह और बलराम की चोरी का रहस्य सुलझा दिया था। गांव के लोग उसकी बुद्धिमानी और साहस के मुरीद हो गए। लेकिन गंगा जानती थी कि हर समाधान एक नई चुनौती लेकर आता है। एक दिन गांव के बाहरी इलाके से एक खबर आई कि वहां से लगातार अनाज और पशुधन चोरी हो रहा है। गांव के लोग इस नई मुसीबत से घबरा गए। उन्होंने गंगा से कहा, गंगा, तुमने पहले भी हमारी मदद की है, अब हमें इन चोरों से बचाने का रास्ता बताओ। गंगा ने मामले की तहकीकात करने का फैसला किया। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लिया और चोरी की घटनाओं की जानकारी इकट्ठा करने लगी। गंगा ने चोरों को पकड़ने के लिए एक चतुर योजना बनाई। उसने गांव वालों को रात में पहरा देने को कहा और खुद चोरी की घटनाओं वाले स्थानों का दौरा करने लगी। एक रात गंगा ने गांव के बाहरी इलाके में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। उसने देखा कि दो आदमी अनाज की बोरियां उठाकर जंगल की ओर भाग रहे थे। गंगा ने चुपके से उनका पीछा किया। गंगा ने देखा कि वे एक पुरानी गुफा में जाकर रुके। गुफा के अंदर कई बोरियां, मवेशियों के लिए चारा और कुछ सोने के गहने पड़े थे। गंगा ने तुरंत समझ लिया कि यह चोरी का मुख्य अड्डा है। गंगा ने बिना समय गंवाए गांव के लोगों को बुलाने का फैसला किया। उसने अपने सबसे करीबी साथी किशन को वहां तैनात रहने को कहा ताकि चोर भाग ना सके। गंगा गांव वालों के साथ गुफा में पहुंची। उन्होंने चोरों को घेर लिया। चोर घबरा गए, लेकिन उनमें से एक ने गंगा की ओर तलवार से हमला करने की कोशिश की। गंगा ने अपनी समझदारी से चोर को उलझा दिया और गांव के लड़कों ने उसे पकड़ लिया। जब चोरों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूल किया कि वे आसपास के गांवों में भी चोरी कर रहे थे। गंगा ने चोरों से पूछा, तुम्हें यह सब चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ कोई और भी शामिल है? चोरों ने बताया कि इस योजना के पीछे एक बाहरी गिरोह का हाथ है जो सूरजगढ़ जैसे गांवों को लूटकर अमीर बनना चाहता है। गंगा ने यह बात गांव के बुजुर्गों और आसपास के गांवों के मुखिया को बताई। उन्होंने मिलकर इस गिरोह को पकड़ने की योजना बनाई। गंगा ने अपनी चतुराई से गिरोह के ठिकाने का पता लगाया। गांव वालों ने पुलिस की मदद से गिरोह को पकड़वा दिया। गिरोह का मुखिया, जो शहर का एक बड़ा व्यापारी था, पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। गंगा की चतुराई से सूरजगढ़ न केवल अपने पुराने गौरव को वापस पा चुका था, बल्कि अब वह आसपास के गांवों के लिए एक मिसाल बन गया था। गंगा की प्रसिद्धि चारों ओर फैल चुकी थी। दूसरे गांवों के मुखिया उससे मिलकर अपने मसलों का हल पूछने आने लगे। गंगा ने महसूस किया कि गांव की सबसे बड़ी समस्या अशिक्षा है। उसने गांव में एक स्कूल खोलने का विचार किया, लेकिन यह आसान नहीं था। स्कूल बनाने के लिए धन और शिक्षकों की जरूरत थी। गंगा ने गांव वालों को एकजुट किया और कहा, अगर हम सभी मिलकर काम करें तो यह असंभव नहीं। शिक्षा ही हमें भविष्य के हर संकट से बचा सकती है। गांव के लोग गंगा के विचार से सहमत हुए। उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और अपने खाली समय में स्कूल बनाने के लिए काम शुरू किया। गंगा के इस प्रयास से कुछ लोगों को जलन होने लगी, खासकर पुराने सरपंच विजय सिंह और उसके साथी, जो अब भी गंगा से बदला लेने का मौका तलाश रहे थे। उन्होंने गुपचुप तरीके से गंगा के प्रयासों को असफल करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। एक रात स्कूल की निर्माणाधीन इमारत में आग लगा दी गई। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे गुस्से से भर गए। गंगा ने गांव वालों से कहा, गुस्से में कोई फैसला न ले, पहले यह पता लगाएं कि यह किसने किया है। गंगा ने दोषियों को पकड़ने के लिए एक और चतुर योजना बनाई। उसने गांव के लोगों से कहा कि अगले दिन स्कूल निर्माण के लिए नई सामग्री आएगी और इसे गांव के सबसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। यह खबर फैल गई और गंगा ने जानबूझकर इसे विजय सिंह के समर्थकों तक पहुंचने दिया। रात के समय गंगा ने कुछ गांव वालों के साथ उस स्थान पर पहरा दिया। आधी रात को दो आदमी चोरी करने के इरादे से वहां आए। जैसे ही उन्होंने सामग्री को छूने की कोशिश की, गंगा और गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों चोर विजय सिंह के करीबी निकले। गंगा ने सबके सामने उन्हें बुलाकर कहा, तुमने यह क्यों किया? सच बताओ।
नहीं तो गांव के बुजुर्गों के सामने तुम्हारा न्याय होगा। डर से दोनों ने सब कुछ कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि विजय सिंह ने उन्हें गंगा के प्रयासों को असफल करने के लिए ऐसा करने को कहा था। गंगा ने विजय सिंह को बुलाकर कहा, तुम्हें बार बार माफ किया गया, लेकिन अब गांव तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। गांव के बुजुर्गों ने विजय सिंह को गांव से बाहर निकालने का फैसला किया। गंगा की मेहनत और गांव वालों के सहयोग से स्कूल का निर्माण पूरा हुआ। गांव के बच्चों के लिए यह एक नई शुरुआत थी। गंगा ने खुद पढ़ाई करने के लिए शिक्षकों की व्यवस्था की और बच्चों को शिक्षित करने के लिए गांव की महिलाओं को प्रेरित किया। स्कूल बनने के कुछ समय बाद एक और मुसीबत गंगा के सामने आई। पड़ोसी गांव के मुखिया ने सूरजगढ़ पर झूठे आरोप लगाते हुए हमला करने की धमकी दी। गंगा को समझ में आ गया कि यह मामला केवल शक्ति प्रदर्शन का है। उसने गांव वालों को शांत रहने को कहा और खुद पड़ोसी गांव के मुखिया से मिलने का फैसला किया। पड़ोसी गांव धर्मपुर के मुखिया रणवीर सिंह ने सूरजगढ़ पर आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर सूरजगढ़ के लोग खेती कर रहे हैं। इस बात को लेकर दोनों गांवों में तनाव बढ़ गया। रणवीर सिंह ने चेतावनी दी, अगर तुमने हमारी जमीन खाली नहीं की तो हम अपने लोगों के साथ हमला करेंगे। गंगा ने मामले की जांच शुरू की। उसने गांव के बुजुर्गों और जमीनी दस्तावेजों का सहारा लिया। दस्तावेजों से यह साबित हुआ कि जिस जमीन पर विवाद है वह वास्तव में सूरजगढ़ की ही है। गंगा ने रणवीर सिंह से मिलने का फैसला किया। वह गांव के कुछ प्रमुख लोगों के साथ धर्मपुर पहुंची। रणवीर सिंह ने गंगा का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम एक औरत होकर गांव की समस्या सुलझाने आई हो। मुझे लगता है कि तुम्हें घर में रहकर चूल्हा छौंका करना चाहिए। गंगा ने शांत रहकर कहा, मुखिया जी, सच बोलने के लिए ताकत की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। अगर आप में हिम्मत है तो मेरी बात सुने। गंगा ने दस्तावेज पेश किए और कहा कि जमीन सूरजगढ़ की है। रणवीर सिंह को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, यह कागज झूठे हो सकते हैं, मैं अपनी बात पर अड़ा रहूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो इसे साबित करो। गंगा ने कहा, ठीक है, हम एक समाधान निकाल सकते हैं। मैं एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखती हूं। जो भी इसमें जीतेगा जमीन उसी की होगी। रणवीर सिंह को लगा कि गंगा एक कमजोर औरत है और उसे हराना आसान होगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। गंगा ने प्रतियोगिता के लिए 3 परीक्षाओं का प्रस्ताव रखा। दिमाग की परीक्षा, सवाल जवाब, शारीरिक ताकत की परीक्षा, रस्साकशी, ईमानदारी की परीक्षा। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के गांव में जाकर सच्चाई परखें। रणवीर सिंह ने सोचा कि वह ताकत और छल कपट से जीत जाएगा, लेकिन गंगा ने अपनी योजना पहले ही बना रखी थी। पहली परीक्षा में गंगा ने रणवीर सिंह से पूछा, अगर एक नदी सूख जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? रणवीर सिंह ने कहा, नई नदी की तलाश करनी चाहिए। गंगा ने जवाब दिया, नदी सूखने का मतलब है कि पानी की समस्या है। पहले कारण को समझना और समस्या को हल करना जरूरी है। नई नदी ढूंढना समस्या से भागने जैसा है। गंगा का जवाब सुनकर लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। पहली परीक्षा गंगा ने जीत ली। रस्साकशी के दौरान गंगा ने अपनी टीम को रणनीति के साथ खेलना सिखाया। उन्होंने ताकत से ज्यादा एकजुटता पर ध्यान दिया। गंगा की टीम ने रणवीर सिंह की टीम को हरा दिया। तीसरी परीक्षा में गंगा और रणवीर सिंह के लोग एक दूसरे के गांव गए। गंगा ने अपने साथ गए लोगों से कहा, सिर्फ सच बोलना और वही रिपोर्ट करना जो तुमने देखा। रणवीर सिंह के लोग सूरजगढ़ में गंगा की ईमानदारी और सच्चाई से प्रभावित हुए और उन्होंने सबके सामने कहा, यह जमीन वास्तव में सूरजगढ़ की है। तीनों परीक्षाओं में हारने के बाद रणवीर सिंह ने अपनी गलती मानी। उसने गंगा से माफी मांगी और वादा किया कि वह भविष्य में सूरजगढ़ के खिलाफ कोई साजिश नहीं करेगा। गंगा ने रणवीर सिंह को माफ कर दिया और कहा, हम सभी गांवों को एकजुट होकर रहना चाहिए। लड़ाई से किसी का भला नहीं होता। सूरजगढ़ और धर्मपुर के बीच फिर से शांति स्थापित हो गई। गंगा की बुद्धिमानी और नेतृत्व ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समस्या का समाधान हिंसा नहीं, समझदारी है। रणवीर सिंह के साथ विवाद सुलझाने के बाद गंगा ने पूरे इलाके में अपनी धाक जमा ली। सूरजगढ़ अब शिक्षा, भाईचारे और विकास का प्रतीक बन गया था। लेकिन गंगा का सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने पूरे क्षेत्र को समृद्ध बनाने का बीड़ा उठाया। गंगा ने गांव वालों से कहा, हमारा गांव तो बदल रहा है, पर हमें अपने पड़ोसी गांवों को भी साथ लेकर चलना होगा। अकेले हम कितनी दूर जा सकते हैं, मिलकर चलेंगे तो रास्ता आसान होगा। गंगा ने प्रस्ताव रखा,
कि क्षेत्र के सभी गांवों को जोड़कर एक शेयर बाजार बनाया जाए, जहां हर गांव अपनी विशेष वस्तु बेच सके। इस बाजार का उद्देश्य था स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना, गांवों की जरूरतें आसानी से पूरी करना, आपसी भाईचारे को बढ़ाना। इस विचार पर सभी गांवों ने सहमति जताई। गंगा के बढ़ते प्रभाव से कुछ स्वार्थी व्यापारी और जमींदार परेशान हो गए। उन्हें डर था कि अगर गंगा का शेयर बाजार सफल हो गया तो उनका एकाधिकार खत्म हो जाएगा। उन्होंने गंगा के खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। एक दिन सूरजगढ़ में अफवाह फैली कि गंगा शेयर बाजार बनाकर खुद के लिए धन इकट्ठा करना चाहती है। कुछ लोग इन बातों में आ गए और गंगा पर सवाल उठाने लगे। गंगा ने सभी गांवों के लोगों को एक बैठक के लिए बुलाया। उसने कहा, मुझे खुशी है कि आप सब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। यह दर्शाता है कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, लेकिन सवाल पूछने से पहले तथ्यों की जांच करना जरूरी है। गंगा ने सभी को शेयर बाजार की योजना का पूरा लेखा जोखा दिखाया। उसने यह भी बताया कि बाजार से होने वाला मुनाफा सभी गांवों के विकास में लगाया जाएगा। लोग गंगा की ईमानदारी से प्रभावित हुए और अफवाहें फैलाने वालों को गांव से निकाल दिया गया। साझा बाजार बनकर तैयार हुआ और उद्घाटन का दिन आया। इस बाजार में हर गांव की अपनी एक खास दुकान थी। सूरजगढ़ की हस्तकला, धर्मपुर का अनाज, शिवपुर का गुड़ और शहद, गोविंदपुर के मिट्टी के बर्तन। बाजार को बड़ी सफलता मिली। हर गांव का रोजगार बढ़ा और लोग आत्मनिर्भर बनने लगे। बाजार की सफलता के बाद गंगा को अपने परिवार की चिंता सताने लगी। उसके बच्चों की पढ़ाई और पति का स्वास्थ्य उसकी प्राथमिकता बन गए। गंगा ने अपने बड़े बेटे रवि को पढ़ाई के लिए शहर भेजने का निर्णय लिया, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, गांव की परंपरा है कि बच्चे यहीं रहकर काम करें, शहर भेजना ठीक नहीं। गंगा ने जवाब दिया, हमारी परंपरा में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े शहरों में जाएंगे तो वे गांव का नाम रोशन करेंगे। गंगा ने अपने बेटे को शहर भेज दिया, लेकिन इस निर्णय ने गांव में हलचल मचा दी। शहर में रवि ने पढ़ाई शुरू की, लेकिन शहर की जिंदगी उसे कठिन लगने लगी। गंगा ने उसे चिट्ठी लिखी, बेटा कभी हार मत मानना, हमारे गांव की उम्मीदें तुम पर टिकी है, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। रवि ने मां की बात को दिल से लगाया और मेहनत करना शुरू कर दिया। सूरजगढ़ के बढ़ते विकास को देखकर एक दिन बाहरी जमींदारों ने गांव पर हमला कर दिया। उन्होंने गंगा को डराने की कोशिश की। गंगा ने गांव वालों से कहा, हम एकजुट रहेंगे तो कोई भी हमें नहीं तोड़ सकता। गांव के लोगों ने मिलकर जमींदारों का सामना किया और उन्हें खदेड़ दिया। रवि ने शहर में पढ़ाई के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया। आर्थिक तंगी, नई जगह की अनजान जिंदगी और प्रतिस्पर्धा ने उसे कई बार कमजोर महसूस कराया, लेकिन गंगा की दी हुई सीखें और उसके बलिदान ने रवि को कभी हार मानने नहीं दिया। एक दिन रवि ने अपनी कक्षा में एक विज्ञान परियोजना प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसने गांव में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से खेती में सुधार पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया। यह प्रोजेक्ट न केवल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहा, बल्कि शहर के विश्वविद्यालय ने इसे अपने शोध में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। रवि ने यह सफलता अपनी मां को चिट्ठी में लिख भेजी, मां, आज जो कुछ भी हो वह आपकी मेहनत और शिक्षा के कारण हो। मैं आपके सपनों को साकार करूंगा। गंगा को जब रवि की सफलता का समाचार मिला तो उसने ठान लिया कि गांव के अन्य बच्चों को भी शिक्षित करना है। उसने गांव में एक नई पाठशाला, स्कूल की शुरुआत की, जिसमें बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिकता और परंपराओं का महत्व भी सिखाया जाने लगा। गंगा के प्रयासों से सूरजगढ़ लगातार तरक्की कर रहा था, लेकिन बाहरी ताकतें अभी भी अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रही थी। गांव के कुछ लोगों को लालच देकर उन्होंने गंगा के खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। उनका कहना था, गंगा के सभी प्रयास केवल अपने बेटे के लिए है। वह गांव का नाम इस्तेमाल कर रही है, लेकिन असल में अपने परिवार को आगे बढ़ा रही है। गंगा ने पूरे गांव को बुलाकर पंचायत बुलाई। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, आपने मुझे मुखिया बनाया क्योंकि मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी के साथ अन्याय किया है तो मैं मुखिया पद छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन झूठ फैलाने वालों को सच्चाई का सामना करना होगा। गांव वालों ने गंगा का समर्थन किया और अफवाह फैलाने वालों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया। कुछ वर्षों के बाद रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव लौट आया। वह अब एक योग्य वैज्ञानिक और योजनाकार बन चुका था। उसने अपनी मां से कहा,
माँ, अब आपकी मेहनत रंग लाई है। मैं गांव को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। रवि ने गांव में एक नई योजना की शुरुआत की। जैविक खेती की तकनीकें, पानी का संरक्षण, सोलर ऊर्जा का उपयोग। गांव में इन योजनाओं के लागू होते ही खेती और रोजगार के नए अवसर मिलने लगे। सूरजगढ़ पूरे क्षेत्र में एक उदाहरण बन गया। एक दिन सूरजगढ़ में एक बड़ा संकट आया। पड़ोसी क्षेत्र के कुछ जमींदारों ने गांव की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने झूठे दस्तावेज बनाकर अदालत में केस दायर कर दिया। गंगा और रवि ने मिलकर इस चुनौती का सामना किया। गंगा ने कहा, सच कभी हार नहीं सकता। हमें अपनी ईमानदारी और मेहनत पर भरोसा रखना होगा। गांव के लोग भी इस संघर्ष में गंगा के साथ खड़े हुए। उन्होंने सबूत इकट्ठा किए और अदालत में केस लड़ा। आखिरकार सूरजगढ़ ने केस जीत लिया और जमींदारों की साजिश नाकाम हो गई। गंगा ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वह आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गया। सूरजगढ़ अब न केवल आर्थिक रूप से संपन्न था, बल्कि यह ईमानदारी, भाईचारे और शिक्षा का प्रतीक बन गया था। गंगा ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि अब सूरजगढ़ के लोग एकजुट होकर अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। गंगा की कहानी इस बात का प्रतीक है कि मुश्किलों के बावजूद अगर हम अपनी नीयत सही रखें और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे तो जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। गंगा ने यह साबित किया कि किसी भी महिला के अंदर वह शक्ति और क्षमता है जो न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने समाज और देश को भी बदल सकती है। उसकी संघर्षशीलता, उसकी ईमानदारी और उसकी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता ने सूरजगढ़ को एक नई पहचान दी। गंगा का जीवन यह संदेश देता है कि सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और जब हम किसी अच्छे उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो पूरी दुनिया हमारी मदद करती है। शबाना, अरे ओ शबाना, कहाँ गई? कुछ बढ़िया सा खाने को बना दो। बहुत जोरों की भूख लगी है, मानो पेट में साक्षात मिल्खा सिंह जी दौड़ रहे हो। शबाना, क्यों नहीं, जो है सो खा लो। आज रविवार है और पिछले एक हफ्ते से हलक फाड़ रही हो। राशन ले आओ। मंगतलाल, अरे अरे, इतना गुस्सा मत हो मेरी शब्बू, मैं कुछ करता हूं। शबाना, क्या सपने संजोकर आई थी मैं यहाँ? इतने बड़े ठग के घर बहू बनने जा रही हूँ। मुझे क्या पता था कि ऐसा निकम्मा ठग निकलेगा। वो तो बस पिताजी ने ससुर जी के किस्से बहुत सुन रखे थे, इस वजह से यहाँ ब्याह दिया। मंगतलाल, शबाना, बहुत हो गया। अब तुम मेरे अंदर के ठग को जगा रही हो। देखो, मेरे तक तो सही है, लेकिन पिताजी एक रेपुटेड ठग थे। हाँ शबाना, जाओ जाओ, इस परिवार में जब से आई हो बस यही सुन रही हूँ। आज तक कोई बड़ी ठगी करके लाए हो? मंगतलाल, शबाना, अब ना रुकने वाला मैं। तू जल्दी से गुड़ की एक डली खिला दे। अब देख तेरा मंगत कैसे बनता है ठगों का बादशाह। आज तो पिताजी का नाम रोशन करके ही आऊंगा। उसके बाद मंगतलाल एक अमीर सेठ की तरह कपड़े पहनकर शबाना के हाथ से गुड़ की डली खाकर अपने घोड़े को लेकर दूसरे नगर की तरफ चल पड़ा। दोपहर बाद तक मंगतलाल बहुत दूर एक गांव के पास जा पहुंचा। वहां पर खेतों के पास 3 ठग भाई आपस में बैठे बातें कर रहे थे। जग्गो, ये क्या बे जग्गो, कितने दिन हो गए बे? अभी कोई मुर्गा हाथ नहीं लग रहा है। बिना ठगी के भी जिंदगी कोई जिंदगी है भला? लिया, हाँ भाई, अब तो लगता है कि नाम के ठग हम लोग बस बिजनेस डाउन चल रहे हैं। कालिया, अभी चुप हो जाओ दोनों। देखो जरा उधर, घोड़े पर सवार कोई सेठ जो है इधर ही आता हुआ मालूम हो रहा है। जग्गो, अरे वाह, ए भाई, आज तो ऊपर वाले ने हमारी सुन ली लगता है बे। अबे पार्टी मोटी लग रही है, आओ जरा उसको बुलाते हैं। जैसे ही मंगतलाल उन सबके बगल से निकलने वाला होता है तभी कालिया बोलता है, अरे सेठ जी, इतनी चिलचिलाती धूप में कहाँ जा रहे हो? तनिक पैर की छांव में 2 घड़ी आराम फरमा लो, ठंडे घड़ी का जलपान कर लो। मंगतलाल, अरे धन्यवाद आप लोगों का, लेकिन अभी जरा जल्दी में हूँ, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। वापसी में आते वक्त आपके पास जरूर रुकता हूँ। कालिया, अरे सेठ जी, वैसे भी इतने अमीर घराने से लगते हो आप। 2 घड़ी हम गरीबों के पास बैठकर आराम कर लोगे तो क्या जाएगा? वैसे भी काम तो उम्र भर करते रहना है। मंगतलाल, कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन मेरा नाम भी मंगतलाल है, ठग का बेटा हूं। अरे अरे, अब आप लोग इतने प्यार से बुलाते हो तो आ ही जाता हूं। इसके बाद मंगतलाल घोड़े से उतरकर उन सब के पास जाकर बैठ गया और तीनों ठग उससे इधर उधर की बातें करने लगते हैं। कालिया, अरे सेठ जी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहो।
मंगतलाल, हाँ हाँ कहो भाई। कालिया, सेठ जी बात बताने से पहले मेरी एक शर्त है। मंगतलाल, अरे भाई आपकी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है, आप बताइए क्या बात है। कालिया, तो सेठ जी बात यह है कि अगर आप मेरी बात को सच मानोगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरी बताई बात से आप सहमत नहीं हुए और उसे झूठा बताया तो आपको 2000 रुपए हमें देने होंगे। मंगतलाल, अरे मंगतलाल ये कहीं तेरा उल्टा बेवकूफ ना बना दे, लेकिन चलो देखते हैं। हाँ हाँ भाई ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, बताओ अब बात बताओ। कालिया, अरे क्या बताऊं सेठ जी, बात आज से 8 साल पहले की है। मैं अपनी भैंस चला रहा था और सामने मेरे खेत में ईख की भरपूर फसल खड़ी थी। देखते ही देखते मेरी भैंस ईख के खेत में कहीं खो गई। हमने सारा खेत ढूंढा लेकिन भैंस कहीं नहीं मिली। मंगतलाल, अरे नहीं, अब उसके बाद क्या हुआ। कालिया, होना क्या था, भैंस तो ढूंढनी थी, हमने खेत की सारी ईख कटवा दी, भैंस फिर भी नहीं मिली। उसके बाद मैंने उस ईख को कोल्हू पर लेके गया, वहां पर उसका रस निकलवाया, लेकिन भैंस फिर भी नहीं मिली। उसके बाद मैंने जब उस रस को पकाकर उसका गुड़ निकलवाया और जब एक दिन दोपहर में मेरी बीवी खेत में खाने के बाद गुड़ की डली खाने को लेकर आई, तो मैंने जैसे ही गुड़ खाना शुरू किया तो भैंस की पूंछ मेरे हाथ में आ गई। फिर मैंने वही पूंछ खींचकर भैंस को बाहर निकाला, तब मेरी जान में जान आई। कालिया, भाई बिल्कुल सही बता रहे हो, लेकिन जिनको भी भाई ने यह बात बताई है ना, सब लोग इस बात को झूठा ही बताते हैं। सेठ जी अब आप ही बताओ, मेरी बात झूठी है या सच्ची। मंगतलाल, अच्छा बच्चू कि बेटे को ठगोगे। अच्छा रुक, अरे हाँ हाँ भाई हाँ, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, मेरे साथ खुद ऐसी कई घटनाएं घटी हैं। बेवकूफ लोग हैं इस गांव के जो आप जैसे भले मानुस की बातों का विश्वास नहीं करते। जग्गू, अबे ये सेठ तो जरूरत से ज्यादा समझदार निकला। मंगतलाल, अरे भाई आपको क्या बताऊं, आज सुबह ही मेरे साथ ऐसी घटना हो गई। कालिया, अच्छा सेठ जी क्या। औलिया, आपके साथ क्या घटना घट गई। मंगतलाल, अरे भाइयों मैं भी अपनी ऐसी बात नहीं बताऊंगा, मेरी शर्त भी आप लोगों को माननी होगी। लिया, हाँ हाँ बताइए तो सही, क्या शर्त है आपकी। मंगतलाल, शर्त यही है कि अगर आप लोगों ने मेरी बात को झूठा माना तो तुम तीनों को 2000 रुपये मुझे देने होंगे, और अगर सच मान लिया तो कोई बात नहीं। जग्गू, हाँ सेठ जी हम लोगों को तुम्हारी शर्त मंजूर है। मंगतलाल, तो बात यूं है कि आज सुबह जब तैयार होकर काम के लिए निकलने वाला था तब मेरी सेठानी ने स्वादिष्ट पकवान बनाए थे और वह जिद कर रही थी कि पकवान खाकर ही जाना, लेकिन जल्दी के चक्कर में मैं पकवान खाए बिना ही आ गया। लेकिन मेरी सेठानी जी मुझसे इतना प्रेम करती हैं कि वह पकवान खिलाने यहाँ मेरे पीछे आ गई है। लिया, लेकिन सेठ जी आपकी सेठानी जी तो यहाँ कहीं दिख नहीं रही है। मंगतलाल, अरे उधर नहीं, इस तरफ देखो, मेरी सेठानी भगवान ले आ रही है। तीनों ठग अपनी बहन को खाना लिए हुए खेत में आता देख हैरान हो जाते हैं। जग्गू, अरे बाप रे बाप, ये सेठ तो हमारा बाप ठग निकला रे, हमारी बहन को अपनी सेठानी बना लिया, अब क्या करें बे। कालिया, ओए अगर हम लोगों ने इसकी बात को झूठा कह दिया तो यह हम तीनों से 2000 रुपए ले लेगा, और अगर हम लोगों ने इसकी बात को सच्चा कहा तो यह हमारी बहन को ले जाएगा। लिया, अरे अगर मेरी मानो तो हमें अपनी बहन को इस सेठ के साथ भेज देना चाहिए, बहन की शादी तो हमें वैसे भी करनी थी, अच्छा हुआ जो अमीर सेठ हमें मिल गया। ठीक कहा भाई, हमारी बहन जैसे ही सेठ के घर जाएगी धीरे धीरे हम लोग उसका सारा खजाना खाली करवा लेंगे। आ गई तुम, कब से मैं तुम्हारी राह देख रहा था। शबाना, अरे भैया ये मोटा कौन है और मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है। भाई, अरे प्यारी बहन ये तुम्हारे पति परमेश्वर है, पिताजी ने बचपन में तुम दोनों का ब्याह कर दिया था, बस आज तुम्हें ले जाने आए हैं। बहन, लेकिन मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया। भाई, अरे बहन अब कुछ बातें गोपनीय रखनी पड़ती हैं, तुम जीजा जी के साथ जाओ, हम लोग जल्दी ही तुमसे मिलने आएंगे। मंगतलाल घोड़े पर अपनी नई पत्नी को बैठाकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता। मंगतलाल, अरे शबाना, अरे कहाँ गई, देखो तुम कहती थी कि मैं कुछ काम नहीं करता, देखो मैं क्या लेकर आया हूं। शबाना, क्यों हलक फाड़ रही हो, अरे ये लड़की कौन है। मंगतलाल, मेरी पत्नी, अक्ल के अंधे, मेरी सौतन को ठगला या कहीं से, हाय मैं तो मर गई, लुट गई। लड़की, अरे यह सब क्या हो रहा है, आपके साथ तो मेरा ब्याह बचपन में ही हो गया था ना। शबाना, हाय रे मेरे कर्म,
इसके बाप ने मेरे बाप को भी ठगा। बचपन से शादीशुदा था यह। अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। शबाना, अब कुछ नहीं सुन सकती मैं जा रही हूं मायके। शबाना वहां से चली जाती है। मंगत लाल, अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी दीदी जल्दी ही आ जाएगी। लड़की, अच्छा कहाँ की दीदी? कौन दीदी? सौतन है वो मेरी। मंगत लाल, अरे मिलजुल कर रह लो ना, क्या परेशानी है? दूसरी तरफ तीनों ठग अपनी बहन से मिलने मंगत लाल के घर आ पहुंचते हैं। लड़की, अरे भैया आप लोग आ गए? सारी बातें अपने भाइयों को बताती है। भाई तुम फिक्र मत करो बहन, देखती जाओ, इसका काम तमाम कर देंगे हम लोग। मंगत लाल अपने सालों की खूब खातिरदारी करता है। मंगत लाल, सुनती हो, तुम मेरे तीनों सालों की खटिया यहां खुले आसमान के नीचे लगा दो, कोई परेशानी ना हो इन्हें। छोटे साले, जीजा जी आप भी हमारे पास ही सो जाइए ना। मंगत लाल, अरे छोटे साले साहब, नई नई शादी हुई है, तुम्हारी बहन नाराज हो जाएगी, तुम सो जाओ। आधी रात को जब सब गहरी नींद में थे तब तीनों ठग उठ गए और मंगत लाल को खाट पर लेटे लेटे ही बांधकर उठा ले चले। थोड़ी दूर चलने पर एक पुराने दलदल के तालाब के पास पहुंचते हैं। ठग एक, ए बास, इसमें फेंक देते हैं इसे। ठग दो, चलते चलते कमर टूट गई, तुम लोग कहो तो थोड़ी देर आराम करने। ठग तीन, हाँ भाई, जीजा बहुत ही मोटा है, इसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। सभी लोग खटिया को रखकर आराम करने लगते हैं और थकान के कारण कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर में सूरज निकल आता है और एक बकरी चराने वाला चरवाहा अपनी 20 बकरियों के साथ वहां आ पहुंचता है। चरवाहा, अरे भाई ये बांध कर कहां ले जा रहे हैं? मंगत लाल, क्या बताऊं भाई, किस्मत का मारा हूं, एक सेठानी घर में है और ये साले हैं मेरे, और इनकी छोटी बहन के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा तो जबरदस्ती उसकी शादी भी मुझसे करवाना चाहते हैं। चरवाहा, वाह भैया, क्या किस्मत है तुम्हारी, कहीं पर भगवान कितनी रहमत रखता है तो कहीं पर बहुत बेरहम है, अपने हिस्से में तो बकरियां चराना ही लिखा है। मंगत लाल, एक उपाय है भाई, अगर तुम मेरी जगह चुपचाप यहां लेट जाओ तो तुम्हारी शादी पक्की है। चरवाहा, क्या सच में? मंगत लाल, और क्या, जल्दी से मुझे खोलो। चरवाहा मंगत लाल को खोलता है और खुद उसकी जगह लेट जाता है। मंगत लाल उसे अच्छे से बांधकर मुंह ढक देता है और बकरियां लेकर कुछ दूर छिप जाता है। कालिया नींद से उठता है। कालिया, अरे गोपी, ओए जग्गो, जल्दी करो, सूरज सर पे चढ़ आया है, हमें जीजा जी को ठिकाने लगाना है कि नहीं। ठग एक, भैया सूरज सर पे चढ़ आया है, हमें जीजा जी को ठिकाने लगाना है कि नहीं। ठग दो, ठीक है चलो। तीनों चरवाहे को उठाकर चल देते हैं। ठग तीन, अबे जीजा जी तो बहुत हल्का लग रहा है। ठग एक, अबे आराम करने के बाद चल रहा है तो हल्के ही नहीं लगेंगे। तालाब के पास जाकर वो चरवाहे को तालाब के दलदल में फेंक देते हैं। ठग दो, लो जी, हो गया, जीजा जी का खेल खत्म। ठग तीन, हमें ठगने चला था। तीनों ठग जैसे ही दोबारा अपनी बहन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं मंगत लाल आंगन में बैठा बकरी का दूध पी रहा है और उसके आंगन में 20 बकरियां बंधी हुई हैं। ठग एक, अरे जीजा जी तुम बच कैसे गए। मंगत लाल, आओ आओ साले साहब, लो भाई, इन सबके लिए ताजा बकरी का दूध लाओ। ठग दो, जीजा जी दूध तो पियेंगे, लेकिन यह सब कैसे हुआ। मंगत लाल, अरे साले साहब, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे उस जादुई तालाब में फेंका, जो दिखने में दलदल लेकिन अंदर तो बकरियां, भैंसें और अलग अलग तरह के कई मवेशी बंधे हुए हैं, जो मन आए ले आओ। ठग तीन, क्या सच में जीजा जी। मंगत लाल, तो क्या जीजा जी झूठ बोलेंगे, हम लोग अपने हाथों से उन्हें वहां फेंक कर आए हैं और अब देखो सामने 20 बकरियां ले बैठे हैं। ठग एक, हमें भी जल्दी जाकर वहां से अच्छे अच्छे मवेशी लेके आने चाहिए। ठग दो, चल जल्दी करो। ठग तीन, जीजा जी तालाब में हमें कूदना कहां पर है, बता दीजिए, आप भी चलिए ना हमारे साथ। मंगत लाल, अच्छा अच्छा, भाग्यवान, तुम जरा बकरी के दूध की खीर बना लो, मैं अपने सालों को खरीदारी करवा लाता हूं। मंगत लाल और तीनों ठग तालाब के पास जाते हैं। मंगत लाल, तुम तीनों जो है ना, एक साथ तालाब के बिल्कुल मध्य में कूद जाओ, और हाँ एक साथ कूदना ताकि एक साथ मवेशी पसंद कर सको, समझे। ठग एक, जीजू आप कितने भले हो यार, खामखा मैं आपको गलत समझ रहा था। मंगत लाल, प्यारे साले साहब, अब बातों में समय मत बिताओ, जल्दी कूदो। तुरंत बाद तीनों ठग एक साथ दलदल में कूद जाते हैं और मर जाते हैं। मंगत लाल हंसता हुआ घर की तरफ आ जाता है।
फुटपाथ के किनारे एक महिला सहायता की गुहार लगा रही थी। अंधी को कुछ दे दो, मी बाप। पास ही बैठे एक व्यक्ति ने, जो दोनों पैरों से लंगड़ा था, कहा, अरे मी बाप, इस लंगड़े पर भी दया करो। वह औरत बड़बड़ाती हुई उठी और दीवार को टटोलते हुए चलने लगी। लंगड़ा व्यक्ति बोला, अरे बैठ जा, मैं ही चला जाता हूं। महिला ने धीरे धीरे चलते हुए कहा, जाना ही था तो यहां क्यों आई? लंगड़ा हंसते हुए बोला, बैठ जा, जड़ों को क्यों खोद रही हो? इतने में एक धार्मिक आदमी को देखकर लंगड़ा और औरत दोनों ने अपना कटोरा आगे बढ़ा दिया। धार्मिक आदमी ने लंगड़े के कटोरे में पाई डाल दी। खनखनाहट सुनते ही महिला और ज्यादा गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन धार्मिक आदमी आगे बढ़ गया। लंगड़े ने कहा, इस अंधी को भी कुछ दे दो। धार्मिक आदमी ने दया दिखाते हुए पूछा, क्या ये तेरी औरत है? लंगड़ा बोला, हाँ हाँ मी बाप। उससे पहले कि महिला कुछ कह पाती, उसके कटोरे में भी कुछ गिरा। पैसों की आवाज सुनकर महिला की जुबान बंद हो गई। गुस्सा हवा हो गया। धार्मिक आदमी के जाने के बाद लंगड़े ने फिर से कहा, लो बैठो, मैं जाता हूं। महिला बोली, तू भी बैठ जा, तू मेरे भाग से थोड़ी ना ले जाएगा। लंगड़ा मुस्कुराते हुए बोला, जड़ खोदने से क्या मिलेगा? महिला गुस्से में बोली, और हां, उस सेठ से तो कह दिया, पर फिर ऐसा कभी मत कहना। लंगड़ा बोला, पगली, ऐसा कहने से कुछ मिल गया? तेरा क्या गया? दोनों ने फिर से अपना काम शुरू किया। गांधी पर दया करो, मी बाप, पाई दो। रात को भी यह सिलसिला चलता रहा। जब लंगड़ा बोलता तो महिला दुगने जोर से बोलती। इस तरह अंधेरा हो गया। महिला उठकर चलने लगी। लंगड़े ने पूछा, कहाँ जाएगी? तेरा कोई ठिकाना है? महिला बोली, तुझे क्या? भिखारियों का क्या कोई ठिकाना होता है? लंगड़ा कुछ नहीं बोला और अपने ठिकाने की तरफ बढ़ने लगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही लंगड़ा व्यक्ति अपनी जगह पर आ बैठा और उस महिला की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद वह महिला दूर से आती हुई दिखाई दी। लंगड़ा व्यक्ति दुगने जोर से चिल्लाया, मालिक, इस लंगड़े पर दया करो, पाई दो, पाई दे दो। महिला भी कुछ दूरी पर बैठ गई और दयालु लोगों से सहायता मांगने लगी। गर्मियों के दिन थे। धीरे धीरे धूप चढ़ती गई और ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई। लंगड़े ने महिला से पूछा, कितने पैसे आए? महिला ने कहा, 1 आना और 2 पाई। तेरे कितने हुए? लंगड़े ने कहा, मेरे तो 1 आने में 2 पाई कम है। कुछ देर की खामोशी के बाद लंगड़े ने पूछा, तेरा नाम क्या है? महिला बोली, तुझे क्या काम है? अपना नाम बताना। मेरा नाम तो चमन है। महिला हंसकर बोली, मेरा नाम जमनी है। जमनी के चेहरे पर हंसी देखकर चमन ने कहा, जमनी के बदले चमन नाम रख ले। मैं क्यों रखूं? तू रख ले जब मन हो। जमनी ने हंसते हुए कहा। इतने में चमन ने 2 ग्राहकों को आते देखा और चिल्लाने लगा, लंगड़े को कुछ दे दो, मी बाप। अंधी को कुछ दे दो, मी बाप। जमनी भी बोलने लगी। दोपहर ढलते ही दोनों ने 2-2 पैसे के चने लेकर ठेले वाले का फायदा करवा दिया। शाम होते होते दोनों ने हिसाब किया और जाने की तैयारी करने लगे। चमन ने पूछा, कल एकादशी है, भद्रकाली माता के मंदिर चलेगी? जमनी ने कहा, मैं कैसे आऊं? कहीं भटक जाऊंगी तो? चमन बोला, तो यहां आना, फिर दोनों साथ चलेंगे। अगले दिन चमन उसी रास्ते पर जाकर बैठ गया और जमनी की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद जमनी आ गई और दोनों भद्रकाली माता के मंदिर की ओर चलने लगे। चमन ने कहा, मेरे पीछे पीछे चलना। और वह रास्ते में कोई उतराई या चढ़ाई आने पर चमन जमनी को आगाह करता, देखना, दलान है, यहाँ पर चढ़ाई है। और मोटर या तांगा आने पर बोलता, जमनी रुक जा, मोटर आ रही है। दोनों देवी माता के मंदिर के बाहर भीख मांगने लगे। शाम होते ही दोनों उठ गए। आज उनकी अच्छी कमाई हो गई थी, खासकर जमनी की। फिर दोनों उसी जगह की ओर चल पड़े जहां पर वे मिले थे। जमनी ने कहा, वही जगह आने पर मुझे बता देना। जमनी के दिल में हल्का डर था कि कहीं चमन उलटे रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा। वह घड़ी घड़ी हाथ से दीवार को छूकर तसल्ली कर लेती। हाँ, ये वही दीवार है। उस जगह पहुंचकर चमन ने कहा, यहाँ तेरी हद आ गई, तो हमेशा इसी तरफ से आती थी। जमनी ने ठहरकर दीवार को उंगलियों से छूकर देखा और अपने रोज के रास्ते का नक्शा सोचने लगी। चमन ने पूछा, जमनी, तू कहाँ रहती है? अगर अच्छी जगह ना हो तो मैं एक अच्छा ठिकाना जानता हूँ। वहां ना तो भिखारी तंग करेंगे और ना ही पुलिस वालों का कोई डर है। लेकिन जमनी चुप रही। चमन ने फिर कहा, चलती है क्या? जमनी ने अपने ठिकाने के बारे में सोचते हुए कहा, नहीं, मेरी जगह तो बहुत ही अच्छी है। चमन उदास होते हुए बोला,
तो फिर तू अपनी जगह जा। हालांकि मेरी जगह बहुत ही अच्छी थी। जब जमनी ने अपने मन की उदासी को समझ लिया था, उसे चमन को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु आखिरकार वह अपनी राह पर चल पड़ी। जमनी ने पूछा, कल आएगा ना? फिर तू गालियां तो नहीं देगा? चमन ने कहा, ऐसा क्यों बोलती है? मैंने तुझे कब गाली दी? अच्छा चल, अब कल मिलेंगे, कहकर चमन हंसते हंसते अपने ठिकाने की ओर चल पड़ा और चौकड़ी भरता हुआ सरकने लगा। गर्मियों का समय था, इसलिए दोनों को बिस्तर की कोई झंझट नहीं थी। इसके बाद जमनी और चमन रोज उस रास्ते पर बैठते और फुर्सत की घड़ी में बातें भी करते। एक दिन की बात है, जमनी बोल रही थी, माई बाप, कोई अंधी को। इतने में कटोरे में कुछ बजा। जमनी ने हाथ से छूकर देखा तो पैसों के बदले कंकड़ उसके हाथ में आया। पास में बैठे चमन को मारते हुए उसने कहा, शैतान कहीं का, और चमन की हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। आज जमनी का अक्षय पात्र रूठा हुआ था। शाम ढलने तक उसे सिर्फ 4 पैसे ही मिल पाए थे। साड़ी की आंचल में बंधे 4 आने में से खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, यह सोचकर वह उदास थी। चमन को भी आज सिर्फ 1 पैसा मिला था। चमन ने पूछा, चल अब वक्त हो गया है, जाना नहीं है क्या? जमनी की उदासी का कारण समझते हुए चमन बोला। इतने में जमनी के कानों में जूतों की आवाज पड़ी। उसने कहा, कोई अंधी को 2 पाई दे दो माई बाप। कटोरे में कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। जमनी बोली, जीते रहो शेज, भगवान तुम्हारा वंश आगे बढ़ाए। और कटोरे में से पैसा हाथ में आने पर उसके चेहरे पर खुशी छलक उठी। चमन ने कहा, वंश कैसे बढ़े जब बीवी ही ना हो? भगवान से यह कहो कि औरत दे। यह सुनकर जमनी समझ गई कि यह चमन की करतूत है। जमनी ने कहा, यह लो, अपना पैसा रखो। चमन ने जवाब दिया, पैसे का क्या करूं? मुझे तो पत्नी चाहिए। जमनी बोली, बहू भी मिल जाएगी, पर अपना पैसा रखो, दान में दिया हुआ मैं वापस नहीं लेती। चमन ने कहा, तुझे लेना ही होगा, एक शर्त पर लूंगा। जमनी ने पूछा, वह क्या? आज मेरे घर पर मेहमान बनकर चल। चमन ने कहा। जमनी सोच में पड़ गई और थोड़ी देर बाद बोली, पर तू ही मेरे साथ चलना, वहां ऐसी जगह नहीं होगी। जमनी यहां से ज्यादा दूर नहीं है, अगर तुझे आज ना जचे तो कल मत आना। अच्छा तो फिर चल, कहते हुए जमनी उठी। चमन का दिल कांप उठा, मानो भक्त के घर भगवान पधार रहे हो। वह बोला, जरा ठहर। चमन ने नजदीक के एक होटल से पकौड़ियां लेकर कंधे से लिपटे कपड़े में बांधकर थोड़ी ही देर में लौट आया। अब चल, चमन ने कहा। जमनी उसकी आवाज का सहारा लेते हुए चलने लगी। चमन का ठिकाना आ चुका था। चारों ओर में खुला आंगन था और बीचों बीच एक नीम का पेड़ था। नीचे हमेशा धूल की शैया बिछी रहती। चमन ने जमनी से कहा, बैठो, और पकौड़ियों की पुड़िया खोलकर दोनों खाने लगे। जमनी की भूख आज कहीं भाग गई थी, पर पकौड़ियों की स्वाद से कुछ जग उठी। उसने हाथ से टटोलते हुए पूछा, तू भी कुछ खा रहा है या नहीं? खा रहा हो ना? चमन ने कहा। जमनी के हाथ को छूते हुए चमन ने कहा, पकौड़ियां उतनी ही लग रही है। नहीं नहीं, खा रहा हो ना? सुनकर जमनी ने पूछा, खा मेरी कसम पर। जब चमन कुछ नहीं बोला तब जमनी ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा, हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। यह कहकर उन्होंने पकौड़ियों के 2 हिस्से किए और पकौड़ियां खाने लगे। भोजन समाप्त करने के पश्चात चमन जमनी को कुछ दूरी पर स्थित नल पर ले गया। दोनों ने पानी पिया और लेट गए। देर रात तक वार्तालाप करते करते नींद में लीन हो गए। इसके बाद जमनी और चमन एक साथ भीख मांगने, खाने और रहने लगे। मौसम ने करवट ली और बरसात का मौसम आरंभ हो गया। अब चमन को ठिकाना बदलने की आवश्यकता महसूस हुई। उसने कहा, तू यहीं बैठ, मैं कोई अच्छी जगह देखकर आता हूं। यह कहकर चमन वहां से निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद चमन एक नया ठिकाना ढूंढकर लौट आया और दोनों वहां चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर एक ढाबा दिखाई दिया। चमन के मुंह में पानी आ गया। जमनी, मेरे पास 2 पैसे हैं, अगर 1 आना और मिल जाए तो दाल चावल लाकर खा सकते हैं। बहुत दिनों से मन कर रहा है। चमन बोला। जमनी ने कहा, ये ले, मैं कब मना करती हूँ, पर तू लाएगा कैसे? चल, मैं भी चलती हूँ। ढाबे के पास पहुंचकर चमन ने फुटपाथ के किनारे एक गड्ढे से दोना निकाला और ढाबे वाले लड़के को देकर कहा, भाई 6 पैसे की दाल चावल देना। थोड़ी देर बाद लड़का दाल चावल डालने लगा। सब्जी नहीं लाए? चमन ने पूछा। लड़के ने कहा, लेना है तो ले, वरना चलता बन। एक तो भिखारी है, ऊपर से चटोरा कहेगा। लड़के ने पैसे लेकर दाल चावल दोने में डालकर उन्हें दे दिए। थोड़ी ही देर बाद
वे दोनों एक दीवार के पास झुके हुए बड़े ही घने पेड़ के नीचे पहुंचे। चमन बोला, बैठ, देख यहाँ पर एक बूंद भी नहीं गिरती। जमनी ने कहा, अच्छा ठिकाना ढूंढा है तुमने, एकदम सूखा है। मैंने पिछले साल भी यहीं पर बारिश काटी थी, पर तब तू नहीं थी। रात मानो काटने को दौड़ती थी। फिर दोनों ने खाना खाया और सो गए। इस प्रकार कुछ दिन बीते और दिवाली का दिन आ गया। जमनी को उसकी रोज की जगह पर छोड़कर चमन दूर दूर के मंदिरों में जाकर भीख मांगता। सूखी लोगों की दया से मिले पैसे से मिठाई खरीदकर शाम को जमनी के पास आता और उसके सामने रखता। जमनी कहती, तू खा, पर चमन इनकार करता, मैंने तो खाया ही है, तू खा। जमनी बोली, मैं तुझे पहचानती हूं, पर कल से तू मत जाना, कहीं किसी मोटर गाड़ी के नीचे ना आ जाए। दिवाली का दिन बीत गया और सर्दियों का मौसम आने लगा। एक रात सर्दी बढ़ती हुई देखकर चमन ने जमनी से पूछा, जमनी कितने पैसे हैं? 2 रुपये और एक अठन्नी बंधी है और कुछ पाई है। क्यों? जमनी ने कहा, कल हाट से एक लहंगा लेकर आऊंगा और एक कंबल भी। तेरे कपड़े देख कितने पुराने और खराब हो गए हैं। चमन ने कहा। जमनी बोली, तेरे भी कहाँ अच्छे हैं, मेरी बात और है। चमन ने जवाब दिया। सर्दी बढ़ती जा रही थी। जमनी और चमन रोज की जगह पर आ बैठे। जमनी ने कहा, इतनी ठंड क्यों है, हमारा शरीर कांप रहा है, कोई दयालु, कोई सेठ दया करो। चमन ने पुकारा, परंतु ऐसी ठंड में कोई भी अपनी जेब से हाथ बाहर नहीं निकाल रहा था। जमनी के दांत बज रहे थे। उसने कहा, आज तो कड़क ठंड है। जमनी, कंबल है, फिर भी ठंड लग रही है, यहां मेरे पास सटकर बैठ। चमन ने कहा, ना रे ना, कोई पाई पैसा दे रहा है, वो भी ना देगा। जमनी ने उत्तर दिया। चमन ने हंसी हंसी में कहा, तो फिर कहीं धूप में जाकर बैठ जा, अब तो धूप भी निकल आई है, दोपहर होने को आई है। परंतु चमन की ठंड कम नहीं हुई। जमनी को संदेह हुआ, कहीं बुखार तो नहीं। ये सोचकर उसने चमन के शरीर को हाथ लगाया और बोली, हाय राम, क्या ठंड ठंड लगा रखी है, शरीर तो बुखार से तप रहा है। चमन ने कहा, अरे वह तो ऐसे ही है। जमनी ने उत्तर दिया, ऐसे ही क्या, तेरा सिर देख, यह है कंबल। चमन ने इनकार करना उचित नहीं समझा और वह कंबल लेकर दीवार के साथ कांपता हुआ लेट गया। बीच बीच में जमनी 2-3 बार पूछती, पानी, सोडा लाना है। सुबह होते ही चमन ने कहा, जमनी बेला हो गई है, तू जा। जमनी बोली, तुझे ऐसे छोड़कर कैसे जाऊं, तू जा, मैं यहीं पर लेटा रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी बात और है, पर तू क्या खाएगी, तू तो कल से भूखी है, चल जा। ये कहकर चमन ने उसे जबरदस्ती धकेला, परंतु उसका दिल नहीं मानता था। जब तक चमन ने बोलना बंद नहीं किया तब तक वह जाने को तैयार नहीं हुई। जाते हुए जमनी ने कहा, देख, सिर ढककर लेटना और पानी पीना पड़े तो कटोरे में भरकर रखा है। ये कहकर जमनी उठी और अपने रोज के ठिकाने पर जाकर भीख मांगने लगी। मन में चमन था, परंतु जुबान पर रोज की तरह, अंधी पर कोई दया करो, कहती रही। कुछ ही देर में उसके कानों में आवाज आई, अंधी उठ इधर से। जमनी समझी नहीं, कौन किसे कह रहा है। उसने तो बोलना जारी रखा, कोई दयालु दया करो। अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ था कि आवाज आई, मानती नहीं अंधी, उठ इधर से। आवाज एकदम करीब से आई। जमनी समझ गई कि कोई पुलिस चाचा है। वह बोली, साहब अंधी हो, भीख मांगकर पेट भरती हो। पुलिस वाले ने कहा, अबे उठ जा, दूसरी जगह पर बैठ, गवर्नर साहब इधर से निकलेंगे, तुम्हें पता नहीं, उठ वरना अभी लगाता हो। जमनी उठी और अपने घर की तरफ मुड़ी। इतने में वहां आवाज फिर से आई, अबे उधर कहाँ जाती है, इस तरफ से जा। पुलिस वाले ने जमनी की बाह पकड़ी और उसे विपरीत दिशा में घुमा दिया। जमनी लाचार होकर उल्टी दिशा में चल पड़ी। कुछ दूर चलने पर दूसरी आवाज आई, ही निकल जल्दी। जमनी के प्राण चमन में बसे हुए थे। वह अंधी होकर आगे बढ़ती जा रही थी। बार बार अलग अलग आवाजें, पर एक ही बात दोहराते, यहां से जल्दी निकल, गवर्नर साहब आने वाले हैं। जमनी बहुत देर तक इधर उधर भटकती रही। उसे कोई राह नहीं सूझ रही थी। वह कहीं पर दुबक कर बैठने का विचार कर रही थी। इतने में फिर से आवाज आई, इधर कहाँ जाती है। हर जगह पुलिस वाले खड़े थे जो उसे पकड़कर दूसरी तरफ घुमा देते। जैसे जैसे वह कदम बढ़ाती वैसे वैसे चमन की याद आ रही थी। मन में चिंता हो रही थी कि कहीं उसकी ऐसी दशा होगी तो वह कहाँ जाएगा और क्या करेगा। वह अंदाजन आगे बढ़ती जा रही थी। जमनी का सोचना गलत नहीं था। उसके जाने के कुछ ही देर बाद किसी ने चमन को राक्षसी हाथों से झकझोरते हुए कहा, उठ हबे उल्लू, अभी तक सोता है। चमन ने आंखें खोली तो सामने पुलिस वाले खड़े थे।
वह उठने की कोशिश करता। इतने में दोबारा से आवाज आई, चल उठ, देखता क्या है, उठ यहाँ से, बुखार है तो हॉस्पिटल में जा। चमन पुलिस वालों की धमकियों से परिचित था। उसने जाने की तैयारी की, पर ठंड और बुखार से उसका शरीर कांप रहा था। उसके पास जो कंबल और कटोरा था उसे छोड़ने का मन नहीं हुआ, पर पुलिस वालों ने धमकाया, चल हटाओ ये सब यहाँ से। चमन ने सोचा, चलो जमनी की तरफ चलूं, कुछ दूर से बुलाकर कहूंगा। इतने में पुलिस चाचा बोले, हे, उधर कहाँ जाता है, इस रास्ते पर तो अभी गवर्नर साहब निकलने वाले हैं, उधर जा, उस गली में उड़ जा। चमन लुटा और चींटी की चाल चलने लगा। बार बार उस पुलिस चाचा की आवाज धक्के दे रही थी, चल जल्दी निकल जा। गली में मुड़ने पर वह एक पानी के नल के पक्के चबूतरे की आड़ लेकर उसके पीछे छिप गया। उसकी सांसें इतनी तेज हो रही थी कि पूरी सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो थका हुआ मानो घोड़े पर चढ़कर आया था। हर अंग पेड़ की पत्तियों की तरह कांप रहा था। आंखों की रोशनी गहरी हो रही थी। जान जमनी में जाकर अटक गई थी। जबान के बदले दिल कहने लगा, जमनी जमनी। दिल ने एक दो बार झटके खाए और बुखार चेतना को लेकर चंपत हो गया। चमन की देह लकड़ी सी होकर रह गई। चमन ने प्राण त्याग दिए। दिन काफी चढ़ चुका था। इतने में जमनी ने जूतों की आवाज सुनी और पूछा, सेठ, गवर्नर साहब गए? उस आदमी को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, हाँ, चले गए। जमनी फटाफट उठी। दिमाग से पूछती पूछती गिरती पड़ती चलने लगी। ठिकाने पर पहुंचने पर उसके दिल ने चैन की सांस ली। अब कोई फिक्र नहीं है, अब तो पहुंच जाऊंगी। वह धड़कते दिल से लंबे लंबे डग भरती अपने घर की ओर बढ़ चली। दिल में बार बार शक हो रहा था, चमन वहां होगा या नहीं। मन को दिलासा देते हुए कहने लगी, और कहां जाएगा, वहीं पर होगा। ऐसे बुखार में तपते आदमी को कोई निकाल तो नहीं देगा, और निकाला होगा तब भी यहीं कहीं होगा। इस तरह सोचते सोचते वह अपने ठिकाने पर पहुंची। चमन चमन, उसने पुकारा और हाथों से जमीन चटोते हुए जोर से फिर पुकारा, चमन चमन। कोई जवाब न मिलने पर उसका दिल तड़प उठा। उसे आंखों का न होना आज तक इतना नहीं अखरा था जितना आज अखर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो गले में कुछ फंस गया हो। आंखें छलकने लगी। कुछ दूर जाकर बड़ी मुश्किल से उसने फिर पुकारा, चमन। राह चलते कुछ लोगों ने उसकी आवाज सुनी। पागल लगती है, किसी ने कहा। जमनी ने उनसे पूछा, सेठ, यहां कहीं चमन को देखा है? पैर से लंगड़ा है। एक सेठ ने चलते चलते उत्तर दिया, नहीं। जमनी का दिल पंगु हो गया। उसने आंसू भरी आवाज में फिर से पुकारा, चमन कहां गया है? एक संतरा बेचने वाले ने पूछा। क्यों, कब से चिल्ला रही है? किसे ढूंढ रही हो? जमनी ने कहा, तुमने उसे कहीं देखा है? दोनों पैरों से लंगड़ा है, उसे बुखार आ रहा था। संतरे वाले ने कहा, हाँ, वो पास में ही था, 2 कंबल थे और दोनों पैरों से लंगड़ा। हाँ सेठ, वही। कहाँ है सेठ? मुझे अंधी को बता दो। संतरे वाले ने कहा, अरे, उसे तो अभी अभी म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी में डालकर ले गए। थानेदार साहब भी आए थे। उधर नल के पास मरा हुआ पड़ा था। चमन मर गया? क्या यह सच है? जमनी ढेर हो गई और फटी हुई आवाज में पूछ बैठी। फिर उसकी पलकों के किनारे से बहते आंसुओं के साथ डूबती हुई आवाज में बोली, जमना, तू मर गया? संतरे वाले ने अपनी टोकरी उठाते हुए कहा, अरे, इस मनहूस को मैंने क्या कह दिया? क्या बला है ये? कहीं मर जाएगी तो मेरे सिर पड़ेगी। ना लेना ना देना, बेमतलब ही गले पड़ गई। बड़बड़ाते हुए वह आगे चल दिया। बेचारी जमनी एक बार फिर से अकेली रह गई। उसके सुख दुख का साथी हमेशा के लिए उसे छोड़ चुका था। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।